नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के खिलाफ मजबूत होते विपक्षी गठबंधन की, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के देश भर में हुए प्रदर्शन की, बात करेंगे राहुल गांधी के नए आवास की, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली करारी हार की, और साथ ही जानेंगे डबल इंजन पर कैसे भारी पड़ रही है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महंगाई पर कांग्रेस अध्यक्ष के मोदी सरकार पर तीखे सवालों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में चलने वाले ट्रकों का कैबिन होगा एसी। ट्रकों में एसी कैबिन अनिवार्य बनाने वाले मसौदे की केंद्र ने जारी की अधिसूचना। अमेरिका की यात्रा पर राहुल गांधी ने बताई थी जरूरत। मणिपुर में चल रहे जातीय टकराव पर अब यूरोपीय संसद में होगी बहस। 2 महीने से भी अधिक समय से मणिपुर में चल रहा है जातीय टकराव। बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। कर्नाटक कैथोलिक बॉडी ने सरकार से यूसीसी पर ड्राफ्ट मांगा। कहा जहां संभव नहीं वहां एकरूपता लाने की कोशिश से बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जून महीने में खाने पीने की चीजों की कीमतों में उछाल। जून में खाद्य महंगाई दर बढ़कर हुई 4.49%। मई 2023 में थी 2.96%। तो ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव के समय एनडीए कमजोर होती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर विपक्षी दलों का गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। पटना में 23 जून को हुई बैठक में 16 दलों के नेता जुटे थे, और अब बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की संख्या 2 दर्जन को भी पार कर सकती है। 8 और दल विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को तैयार है, जिसमें 2 बीजेपी के पुराने सहयोगी हैं। पटना के बाद अब बंगलुरु में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगने वाला है। बंगलुरु में होने वाली ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि पहली और दूसरी बैठक के बीच एनसीपी की कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। पिछली बैठक तक शरद पवार विपक्षी एकता के अहम चेहरे थे, लेकिन मीटिंग के बाद उनके भतीजे अजित पवार ने उनकी पार्टी को ही तोड़ दिया। अजित पवार करीब 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। यानी अब इस बैठक में एनसीपी का शरद पवार वाला गुट ही शामिल होगा, जबकि दूसरा खेमा बीजेपी के साथ रहेगा। आपको बता दें कि 23 जून को बिहार के पटना में विपक्ष की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अगुवाई सीएम नीतीश कुमार ने की थी। इस बैठक में 16 दलों ने हिस्सा लिया था, लेकिन बंगलुरु में होने वाली बैठक में 8 दल और जुड़ गए हैं। अब कुल दलों की संख्या 16 से 24 हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में हुई पिछली बैठक को एक बड़ी सफलता बताया है और इस एकता को आगे बढ़ाने की अपील भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि देश जिस संकट से जूझ रहा है उससे लड़ने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। मैं आप सभी को बेंगलुरु में होने वाली बैठक के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां 17 जुलाई को शाम 6 बजे सभी के लिए डिनर है और 18 जुलाई सुबह 11 बजे बैठक शुरू होनी है। पटना में हुई पहली विपक्षी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी शामिल हुए थे। बेंगलुरु की बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। बता दें कि सोनिया गांधी अब सार्वजनिक मंचों पर बहुत कम ही दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में सोनिया का यहां शामिल होना सभी पार्टियों के लिए कांग्रेस की ओर से अहम संदेश है। करीब आधा दर्जन से अधिक राजनीतिक दल इस बैठक में पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस, केरला मणि समेत कुछ पार्टियां हैं जो पटना वाली बैठक में मौजूद नहीं थी, जबकि इस बार उन्होंने विपक्षी एकता में शामिल होने की बात कही है। खास बात यह है कि केडीएमके, एमडीएमके 2014 में भाजपा के साथ रह चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, जिससे बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, और बीजेपी की इस परेशानी को कांग्रेस और बढ़ाने में जुट गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के मामले में आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन कर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस मामले में देश में राहुल का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने से युवा कांग्रेस नाराज है। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर हर राज्य की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के पास मौन सत्याग्रह किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तमाम बड़े नेताओं के साथ सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मौन प्रदर्शन किया है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में भी सत्याग्रह किया। इसी के साथ झारखंड कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बने बापू वाटिका में मौन धारण किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार पर षड्यंत्र कराने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। यही वजह है कि उनके खिलाफ जब कुछ नहीं बना तो मानहानि के मामले में केस दर्ज करवा दिया।
एक तरफ पूरे देश में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मानहानि की शिकायत करने वाले बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उन्होंने शीर्ष अदालत से उनका पक्ष सुनने की अपील की है। बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के लिए राहत की खबर आ रही है। दरअसल 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था। इसके बाद से ही राहुल गांधी नए आवास की तलाश कर रहे थे और अब दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के नए मकान की खोज भी पूरी हो गई है। तो कहां शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस नेता, देखिए ये रिपोर्ट। इसी साल 23 मार्च को गुजरात में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी को ये सजा 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने को लेकर दी गई थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी पाया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता को अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को उनका सरकारी आवास 12 तुगलक लेन को खाली करना पड़ा और तब से ही राहुल अपने नए घर की तलाश कर रहे थे। लेकिन वहीं अब खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जल्दी ही नया घर मिल सकता है। राहुल गांधी के लिए नए घर की तलाश पूरी हो चुकी है और राहुल गांधी अपने संभावित ठिकाने में जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल गांधी जिस घर में शिफ्ट होने वाले हैं वो कांग्रेस की नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का है। संभावना है कि राहुल गांधी जल्द ही शीला दीक्षित के निजामुद्दीन ईस्ट स्थित फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तक इस घर में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित रह रहे थे, लेकिन अब वो इसके पास ही स्थित अपनी मौसी के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। खबर है कि राहुल गांधी को ये घर पसंद आया है और उन्होंने रेंट पर इसमें शिफ्ट होने की सहमति भी जताई है, यानी राहुल गांधी अब किराए के घर में रहेंगे। राजनीति में उतरने के बाद ये पहली बार होगा जब वो किराए के घर में रहने जा रही हैं। हालांकि अभी तक कोई इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बता दें, राहुल गांधी सरकारी बंगला खाली करने के बाद से अभी तक अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ रोड पर स्थित आवास पर रह रही हैं। राहुल गांधी जल्दी ही अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल की घर की तलाश तो पूरी हो गई है, लेकिन बीजेपी की तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। पार्टी जीत की तलाश कर रही है, लेकिन उसे लगातार हार ही मिल रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि बंगाल पंचायत चुनाव में उसे जीत मिलेगी, क्योंकि चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में हुआ था। लेकिन जीत तो दूर, पार्टी का सुपड़ा साफ ही हो गया है। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगाया था। जहां दीदी ने दावा किया था कि अब की बार टीएमसी जाएगी जीत, तो वहीं बीजेपी ने ममता को मुश्किल डालने के लिए दम भरा था। लेकिन अब जैसे जैसे नतीजे साफ हो रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की हवा निकल रही है, क्योंकि इस चुनाव में टीएमसी का जलवा देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत की 63,229, पंचायत समिति की 9,730 और जिला परिषद की 928 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे में टीएमसी समर्थक उम्मीदवार की जबरदस्त जीत हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 63,229 ग्राम पंचायत में से आधी से ज्यादा सीटें जीत ली है। बीजेपी ने ग्राम पंचायतों की 9,621 सीटें जीत ली है और 169 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीआईएम ने 2,908 ग्राम पंचायत सीटें जीती है, 86 सीटों पर आगे चल रही है। पंचायत समिति की बात करें तो टीएमसी ने पंचायत समिति में 6,228 सीटें जीती है, जबकि 218 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कुल 928 जिला परिषद की सीटों में से अब तक 608 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है। 180 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। बीजेपी को अब तक 19 जिला परिषद की सीट पर जीत मिली, तो वहीं सीपीएम 2 सीटों पर जीत चुकी है और 1 सीट पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में मतगणना का दौर अभी भी जारी है। अभी पूरी तरह से रिजल्ट आने में वक्त लगेगा। आंकड़ों से साफ है कि चुनाव में टीएमसी की बल्ले बल्ले है। इस जीत से गदगद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ग्रामीण बंगाल में हर तरफ टीएमसी है। मैं लोगों को टीएमसी के प्रति उनके प्यार, स्नेह और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि सिर्फ टीएमसी ही राज्य के लोगों के दिल में रहती है। अब ममता बनर्जी की खुशी तो लाजमी है, क्योंकि पंचायत चुनाव को सभी दल इस बात के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव में देश के इस हिस्से में हवा का रुख किस तरफ होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी हार मिली है, जो संकेत दे रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसके हिस्से में हार ही आ सकती है। परेशानी में बीजेपी ही नहीं दिख रही, बल्कि उसके सहयोगी भी मुश्किल में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के विधायक वापसी की बात कर रहे हैं, जिससे एकनाथ शिंदे मुश्किल में हैं। तो क्यों मातोश्री की शरण में जाने की तैयारी में है शिंदे की विधायक, देखिए ये रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट डलवाकर अजीत पवार समेत कई विधायकों को सरकार में शामिल होने का कदम बीजेपी के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार के आने से शिंदे गुट असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसका उदाहरण मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हो रही उठापटक में देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि 17 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक साल पहले एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन अब अजीत पवार की एंट्री के बाद शिंदे गुट के विधायकों को साइडलाइन होने का डर लग रहा है। एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके विधायक उनसे नाखुश हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे गुट के पार्टी व्हिप भारत गोगावले ने कहा कि हम अपने विधायकों से चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे। मंत्री नहीं बनने की सूरत में जय महाराष्ट्र करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र का इस्तेमाल लोग बाय बाय यानी अलविदा करने के लिए करते हैं। अगर शिंदे गुट के नेता जय महाराष्ट्र बोलने की तैयारी में है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि शिंदे फडणवीस सरकार पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ शिंदे की शिवसेना मुश्किल में है, जबकि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है। बीजेपी दावा करती है कि जहां उसकी सरकार है वहां सरकार डबल इंजन की है, लेकिन डबल और ट्रिपल इंजन पर कांग्रेस की एक इंजन वाली सरकार भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बात हम राजस्थान की कर रहे हैं, जहां अशोक गहलोत ने एक और बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तब उसने डबल इंजन की सरकार का जमकर नारा दिया था। पीएम मोदी भी अपने भाषणों में कई बार कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार होने का अब सीधा मतलब राज्यों में विकास की दोगुनी रफ्तार से है, और इसके ना होने से जनता पर डबल मार पड़ती है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा नेताओं के डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि असली इंजन तो ये राजस्थान सरकार है। हमारे यहाँ सिंगल इंजन की सरकार होते हुए भी हम वे काम कर रहे हैं जो देश में डबल इंजन की सरकारें नहीं कर पा रही है। वो काम राजस्थान में हो रहा है। गहलोत ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डबल इंजन के नारे की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग कई बार कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। उनका एक इंजन तो जगह जगह फेल हो रहा है। राजस्थान में हम लोग इतनी योजनाएं लाए हैं, इतना विकास किया है, जो नजर आ रहा है। क्या इतना काम हिंदुस्तान के किसी राज्य में हो रहा है? लोगों से डबल इंजन की सरकार की ज्यादा परवाह ना करने का आग्रह करते हुए गहलोत ने कहा, सिंगल इंजन वाली हमारी सरकार जो है वो ज्यादा सुरक्षित है, आप निश्चिंत रहो, ये मैं कहना चाहता हूं। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तंज की। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। सब्जी हो या फिर रोजमर्रा की चीजें, इनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। इसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। तो क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने मसालों की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, उन्हें पीएम मोदी के बयानों की जरूरत नहीं है, बल्कि पीएम मोदी को अपने कर्तव्यों को पूरा करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जनवरी में मसालों की कीमतों की तुलना जुलाई से की है। उन्होंने कीमतों को दिखाते हुए ट्विटर पर एक चार्ट शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए खड़गे ने लिखा कि अच्छे दिन, अमृतकाल, कर्तव्य काल। हर कुछ दिनों में बस मार्केटिंग के लिए नैरेटिव का नाम बदला जाता है, कभी काम नहीं बदलता, काम वही। जानलेवा महंगाई लागू कर लूट काल में जनता की बजट पर डाका डालने की रोजाना चाल। @नरेंद्र मोदी जी, महंगाई से जूझ रही जनता को आपके वक्तव्य की नहीं, कर्तव्य निभाने की जरूरत है। बता दें, पिछले हफ्ते कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की एक टोकरी रखी थी और कहा था कि ये एक अच्छा उपहार विकल्प हो सकता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण इसकी कीमत 1070 रुपए से अधिक है। बता दें, बीते कुछ समय से अगर आप राज्य में बढ़ने वाली सब्जियों की कीमत पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इन दिनों देश में खाद्य पदार्थों के दाम भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर मुख्य विपक्षी दल सरकार से लगातार जरूरी चीजों के दाम कम करने की मांग कर रहे हैं। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।